आओ एक दो चीजें समझने की कोशिश करते हैं। आपके बीच में आज समसामयिक चर्चा करने की कोशिश करता हूँ। देखो, बात यह है कि संसार में विषय बहुत सारे हैं और इन विषयों को समझना सरल भी नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। कई बार छोटे विषय मुश्किल होते हैं, कई बार बड़े विषय मुश्किल होते हैं, कई बार बड़े विषय बहुत सरल हो जाते हैं और छोटे विषय बड़े मुश्किल हो जाते हैं। मैं जब पढ़ता था, मैं नॉर्मल स्कूलिंग से जब पढ़ा तो मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट था। तो केमिस्ट्री में मुझे एक बात कभी समझ में नहीं आई कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर जाता जब इसकी ऊर्जा का क्षय हो रहा है। और मैं हमेशा इस प्रश्न में उलझा रहता कि ऐसा क्यों नहीं होता, और ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा भ्रंश क्यों नहीं हो जाता, खत्म क्यों नहीं हो जाता। और हो नहीं रहा, ये तो दिख रहा है, होता नहीं है, पर क्यों नहीं होता है ये समझ में नहीं आता था। ऐसे कितने सवाल दिमाग में घूमते रहते थे, कितने गणित के, कितने फिजिक्स के, कितने केमिस्ट्री के, उन सब में उलझे रहते थे। लेकिन इन सारे विषयों में मुझे सबसे मुश्किल विषय जो लगता था वो लगता था सिविक्स। सिविक्स कहते हैं नागरिक शास्त्र को। यद्यपि नागरिक शास्त्र हम बहुत छोटे आयु तक ही पढ़ पाते हैं जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हैं, लेकिन फिर भी नागरिक शास्त्र में जिनकी रुचि रहती है, मेरी बहुत रुचि थी, पर मुश्किल बहुत लगता था, समझ में नहीं आता था इसे समझें कैसे। पर बंधुओं, कहते हैं जिस एक विषय को समझने से सारे विषय समझे जाते हो, उस एक विषय को पढ़ना श्रेयस्कर है। और वही एक बात केवल वेद है जिसे जानने से सब कुछ जाना जाता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं जाना जा सकता यदि आप वेद को जाने। आप यदि ऋषि दयानंद को उठाकर पढ़ेंगे तो ऋषि दयानंद के आगमन से पूर्व पूरी दुनिया में, इस देश में भी, देश क्योंकि केंद्र रहा वेद का, दुनिया में वेद है लेकिन केंद्र आज भी भारतीय है। वेद को केवल कर्मकांड का विषय माना जाता था। केवल यज्ञीय कर्म मीमांसा के अतिरिक्त वेद को किसी और चीज का विषय माना नहीं जाता था। लेकिन ऋषि दयानंद ने आगमन के बाद अपना जीवन अपने गुरु को दान देकर वेद पर जो काम करना शुरू किया, तो उन्होंने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इतने सारे विषयों को, जिनमें विज्ञान और सृष्टि के बहुत सारे गूढ़ विषय हैं, उन विषयों को स्पष्ट तौर पर बताकर, प्रामाणिक रूप से बताकर यह सिद्ध कर दिया कि वेद केवल कर्मकांड का विषय नहीं है। संसार में आपको कुछ भी समझना है तो वो वेद के माध्यम से ही समझना पड़ेगा। इसलिए ऋषि दयानंद ने नियम बनाया कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसलिए हम सालाना एक जलसा करवाते हैं और उसमें पंडित नरदेव जी को बुलाते हैं और वेद सुन लेते हैं, सुना लेते हैं, और बस परम धर्म हो गया। तो बाकी छोटे मोटे धर्म करने की कोई जरूरत बेकार, खाम का कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परम धर्म हमने कर लिया। परम धर्म हो गया, वेद को पढ़ा लिया, वेद को सुना लिया, साल में एक बार आयोजन हो गया, तो क्या धर्म गौण हो जाएगा? तो बंधुओं, धर्म कभी गौण नहीं होता है। और न तो कोई धर्म ऐसा होता है कि किसी एक धर्म को छोड़ देने से काम चल जाएगा और किसी एक धर्म से पूरा जीवन निकल जाएगा, ये भी नहीं होने वाला है। धर्म, लोगों ने जिस मजहब को धर्म का पर्यायवाची शब्द बना दिया, वो धर्म को ठीक से जान नहीं पाए। पर मैं कहता हूं अंग्रेजों ने इस पर अच्छा काम किया, और अंग्रेज शायद धर्म को हमारे लोगों से बेहतर जान पाए। मैंने धर्म शब्द का अंग्रेजी शब्द ढूंढने का प्रयास किया कि धर्म के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है। आप आश्चर्य करेंगे, धर्म के लिए अंग्रेजी शब्द रिलीजन नहीं, ड्यूटी है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा है ऑक्सफोर्ड में, धर्म अर्थात ड्यूटी। ड्यूटी मतलब मेरे डूज और डोंट्स क्या हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसी का नाम क्या है? धर्म है। लॉ, कानून है। क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे जीऊं, कैसे न जीऊं, कैसे व्यवहार करूं, कैसे न करूं, क्या मुझे करना अच्छा है और क्या नहीं करना अच्छा है, इसी का नाम धर्म है। और इस धर्म को संसार में बताने वाला अगर कोई है तो वो वेद है।
लेकिन बंधुओं, वेद के पठन पाठन के छूटने से संसार में बहुत कुरीतियां फैली, बहुत बिगाड़ फैले, और बिगाड़ फैलते फैलते आज हम इस हालत में पहुंच गए हैं कि हम अपने ही सिद्धांतों को समझने में लगभग लाचार महसूस करते हैं अपने आप को। पिछले दिनों पहलगाम में पर्यटकों को आतंकवादियों ने गोली मार दी, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद एक छोटा सा युद्ध हुआ, युद्ध के बाद सीज फायर हो गया, तो बहुत सारी चर्चाएं हुई। एक चर्चा में मुझे भी बुलाया गया था, मैं भी उस चर्चा में गया, और उस चर्चा में कई लोग तो ऐसे थे जो ये बता रहे थे लोकतंत्र बहुत खतरे में है, वर्तमान सरकार बहुत बुरी है और ये सब लोगों को मार डाले। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि वर्तमान सरकार ही एकमात्र ईश्वर के दूत हैं, यही बचा सकती है, बाकी पिछले लोगों ने जो किया वो तो बहुत बुरा किया। अच्छा, अपन फंस गए, अपन ना इसके ना उसके, हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आया। तो बंधुओं, उन लोगों से जो चर्चा मैंने आपसे की वही चर्चा आप लोगों से कर रहा हूं, उसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक शब्द मैंने आपके बीच में अभी अभी कहा, नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र इस बात का शास्त्र है कि नागरिकों के द्वारा नागरिकों के लिए जो किया जाता है, जो कर्म निर्धारित किए गए हैं, उसी शास्त्र का नाम क्या है? नागरिक शास्त्र। इसके अलावा इसी नागरिक शास्त्र में कुछ और शब्द आते हैं, वो शब्द भी आपके बीच में रख देता हूं। एक तो है जनतंत्र, सुना है? सुना है? लोकतंत्र माताओं ने भी सुना है कि नहीं, कि खाली लीलावती कलावती की कहानी सुनती हो, है खाली लड्डू गोपाल झुलाती रहती हो। एक होता है लोकतंत्र, एक होता है जनतंत्र। ये सुने हैं कि नहीं सुने? एक और 26 जनवरी को क्या आता है? गणतंत्र दिवस। अच्छा, एक और होता है प्रजातंत्र दिवस। अच्छा, ये सब एक ही है क्या? लोकतंत्र, जनतंत्र, गणतंत्र, प्रजातंत्र, ये सब एक ही है क्या? मैं रात मुझे यहाँ पुस्तकें भेंट की गई मोहन मुनि जी की। मैंने एक पुस्तक रात में खत्म कर दी पूरी पढ़ के। मैं किताबों का बहुत भूखा हूँ, बहुत तेज खा जाता हूँ उन्हें। एक किताब मैंने रात में पढ़ दी पूरी। तो इसी विषय को छूता हुआ एक विषय उसमें भी था, वही आपके सामने बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 4 शब्द मैंने कहे, पहले इन्हें समझ लो फिर आगे की समझाएंगे। जनतंत्र, लोकतंत्र, गणतंत्र और प्रजातंत्र, 4 शब्द हैं। और 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। अच्छा, कभी प्रजातंत्र दिवस मनाया 26 जनवरी को? कभी जनतंत्र दिवस मनाया? कभी लोकतंत्र दिवस मनाया? अच्छा, समस्या ये है कि देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस स्थापित हुआ और खतरे में आ गया लोकतंत्र। 2014 के बाद जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं, जो अब हैं, तब से कुछ लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। मैंने कहा लोकतंत्र तो है ही नहीं, ये तो गणतंत्र है। खतरे में लोकतंत्र कैसे आ गया? और लोकतंत्र खतरे में तो रहे, हमें क्या लेना देना, अपना तो गणतंत्र है। लेकिन यह बड़ी समस्या है। वो कहते हैं जनतंत्र और गणतंत्र में भी भेद करते हो, उसी बहस में कहते हैं जनतंत्र और गणतंत्र में भी भेद कर दो, तुम्हें पता ही नहीं संघ है। इसीलिए इसका नाम है द रिपब्लिक यूनियन ऑफ इंडिया, द रिपब्लिक यूनियन ऑफ भारत। ये कोई राष्ट्र नहीं है, टुकड़े टुकड़े राज्यों का समूह है। समझ गए किन की बात कर रहा हूं? नाम नहीं लूंगा मैं राहुल गांधी का, तुम समझ जाना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि भारत टुकड़े टुकड़े राज्यों का समूह है, ये देश है ही नहीं, राष्ट्र है ही नहीं। अब ये बड़ी समस्या पैदा हो जाती है कि जब ये राष्ट्र ही नहीं है तो इस राष्ट्र में जनतंत्र किसे कहते हैं, गणतंत्र किसे कहते हैं, प्रजातंत्र क्या, लोकतंत्र क्या? आओ इसे समझने का प्रयास करेंगे। वहां उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, नेशन, कि भारत एक नेशन है। अच्छा, नेशन किसे कहते हैं इसे समझो। मैंने ढूंढा भाई ये नेशन क्या होता है। अब नेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो मैं अंग्रेजी भाषा में गया, तो वहां जाके पता चला अंग्रेजी तो कोई भाषा ही नहीं है। हमने कहा अंग्रेजी भाषा नहीं तो ये कहां से आई? बोले भैया ये लैटिन से आई है, फ्रेंच से आई है, या हिब्रू की प्रजाति की भाषाओं से आई है।
तो इसमें जो नेशन शब्द है, इस नेशन शब्द की उत्पत्ति नेशो शब्द से हुई है, NATIO। और ये जो नेशो शब्द है ये लैटिन से आया है और इसका अर्थ है जन्म लेने वाला। नेशो शब्द का अर्थ क्या है बोलो? जन्म लेने वाला, यानी जिसने जन्म लिया है उसका नाम नेशो है। और जिन्होंने जन्म लिया है उन सब से मिलकर जो समूह बनता है उस समूह का नाम नेशन है। अब इसे अपनी भाषा में समझो। हमारे यहां जन्म लेने वाले को जन कहते हैं और जन के प्रतीकात्मक स्वरूप में हम ज शब्द का प्रयोग करते हैं। भाई जहां ज जुड़ जाता है वहां जन्म आता है। मेरे पीछे जिसने जन्म लिया हो, मेरे अनु में जिसने जन्म लिया हो, मेरा वो छोटा भाई जो मेरे अनु में जन्म लेता है, मेरे पीछे जन्म लेता है, क्या कहलाएगा? अनुज। और जो मुझसे आगे मेरे अग्र में जन्म लिया है, मुझसे बड़ा है, क्या कहलाता है? अग्रज। जो मुझसे पूर्व में जन्म लिए हैं वो मेरे क्या हैं? पूर्वज। और जो मेरे वंश में जन्म ले रहे हैं वो क्या है? वंशज। और जो मेरी बेटी मुझसे जन्मी है, आत्म से जन्मी है, उसे कहते हैं आत्मजा। और जो पुत्र है उसे कहते हैं आत्मज। यानी ज मतलब जन्म। जन्म लेने वाले को कहते हैं संस्कृत भाषा में जन। जन्म लेने वाले का नाम क्या है बोलो? जन। अच्छा, जन्म कौन कौन लेते हैं? आप सबने जन्म लिया है कि नहीं? देखो भाई, ढूंढो कोई एक दंत दयावंत चार भुजाधारी तो नहीं है। अच्छा, जन्म तो सबने ही लिया है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने जन्म न लिया हो। तो जो हम सब यहाँ बैठे हम सब ने जन्म लिया, लेकिन ताज्जुब की बात यह है बाहर जो चिड़िया उड़ रही है उसने भी जन्म लिया है, इसलिए वो भी क्या कहलाएगी? जन। कुत्ते बिल्ली भी क्या कहलाएंगे? जन। शेर वगैरह गीदड़ भेड़िए ये सब भी क्या कहलाएंगे? जन। समझ में आ रही है बात? और ऐसे जन से मिलकर जो तंत्र बनता है उसका नाम जनतंत्र। उसका नाम क्या है? अब क्योंकि जनतंत्र केवल मनुष्यों का होता है, पशु पक्षियों का नहीं होता, तो यहाँ जन्म लेने वाले केवल मनुष्यों की बात की गई है। यानी जिन मनुष्यों ने जन्म लिया है वो जन्म लेने वाले सब लोग जिस सिस्टम को बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, जनरेट करते हैं, डेवलप करते हैं, चलाते हैं, वो सब जनतंत्र कहलाते हैं। आई बात समझ में? अब जन्म लेने वालों में बोलो कौन कौन है? चोर है कि नहीं? मुंडी हिलाओ। चोर है कि नहीं? बलात्कारी, हत्यारा, डाकू, जेब कतरा, देशद्रोही, गद्दार, आतंकवादी, ये सब भी जन्म ले रहे हैं। तो सब क्या कहलाएंगे बोलो? इन सब से मिलकर जो तंत्र बनता है उस तंत्र का नाम क्या है बोलो? जनतंत्र। जनतंत्र किसे कहते हैं? जनतंत्र उसे कहते हैं जहां सबको वोट डालने का अधिकार हो। जहां एक सज्जन आदमी को वोट डालने का अधिकार है वहीं एक डाकू को भी वोट डालने का अधिकार है। जहां एक धर्मात्मा को वोट डालने का अधिकार है वहीं एक चोर, बलात्कारी और गद्दार को भी वोट डालने का अधिकार है। और सुनो, वोट में कोई अंतर नहीं होता। दोनों के वोट में कोई अंतर नहीं होता। एक IAS अधिकारी का वोट और एक बलात्कारी का वोट, दोनों के वोट का मूल्य बराबर होता है। बात समझ में आ गई? जहां वोट का मूल्य बराबर हो, सबको वोट डालने का अधिकार हो, ऐसे तंत्र को क्या कहते हैं? जनतंत्र। ऐसे तंत्र को क्या कहते हैं? जनतंत्र कहते हैं। अब एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं, अर्थापत्ति निकाल लेते हैं। जनतंत्र में जिनकी वोट ज्यादा होंगी उन्हीं की सरकार बनेगी, राजा उन्हीं का बनेगा। ऐसा है? होगा कि नहीं? अगर चोरों की वोट ज्यादा हुई तो राजा भी, डाकुओं की वोट ज्यादा हुई तो राजा भी, आतंकवादियों की वोट ज्यादा हुई तो राजा भी आतंकवादी बनेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसी जनतंत्र को लोकतंत्र कहते हैं। जनतंत्र और लोकतंत्र में ये दोनों समानार्थी शब्द है, इनमें कोई अंतर नहीं। जनतंत्र ही लोकतंत्र है। और जनतंत्र के संबंध में अब पास में हरियाणा है। हरियाणा में एक नेता हुए चौधरी देवीलाल जी, नाम सुना होगा देवीलाल जी का। देवीलाल जी कहते थे कि जनतंत्र में, इस लोकतंत्र में केवल सिर गिने जाते हैं, सिर। ये नहीं देखा जाता सिर के भीतर कुछ है या नहीं।
बुद्धि है या नहीं, ये नहीं देखा जाता, केवल सिर गिने जाते हैं, यही लोकतंत्र है। अच्छा, लोकतंत्र को एक कहानी से सुनो कि लोकतंत्र जनतंत्र होता क्या है। साहित्य की कहानी है, मेरे नाम मैं भूल रहा हूं इतिहासकार का, साहित्यकार का, आपको शायद याद आ जाए, आपने पढ़ी हो। कहानी यूं है कि पहले उत्तर भारत में कई प्रसिद्ध स्थानों में से एक बहुत प्रसिद्ध स्थान था प्रयागराज, जिसे बीच में इलाहाबाद कहने लगे थे। अभी अपने यहाँ राजा थोड़ा अलग किस्म का आ गया, उसने फिर प्रयागराज कर दिया। तो प्रयागराज इतनी प्रसिद्ध जगह थी, इतनी प्रसिद्ध जगह थी कि प्रयागराज जाने का लोग सपना देखते थे। वहां 3 नदियां आपस में मिलती हैं, कौन कौन सी? गंगा, यमुना और अच्छा बताओ सरस्वती किस किस ने देखी है? लेकिन वहां 3 नदियां आपस में मिलती थी और इन 3 नदियों के संगम स्थल को त्रिवेणी कहते थे। त्रिवेणी में नहाने का बड़ा महत्व था। एक तो ये प्रसिद्धि, दूसरी ये प्रसिद्धि कि एक बहुत बड़े क्षेत्र का ये जुडिशियल कैंपस बनता था। यहाँ न्यायालय था एक बहुत बड़े इलाके का और यहाँ न्याय होता था, इसलिए भी लोगों को आना पड़ता था। तो एक आदमी जिसकी पीढ़ियों में कभी कोई प्रयागराज नहीं गया, ये पहली बार प्रयागराज के लिए घर से चला, अपना बक्सा सामान सब उठा लिया और इसका काम कुछ ऐसा था कि इसे महीनों तक रहना। इसीलिए ये अपना अच्छा खासा सामान, रुपए धेले सब लेकर चला, ट्रेन में बैठा और पहुंच गया प्रयागराज। प्रयागराज इसकी पीढ़ियों में कभी कोई नहीं आया। अब प्रयाग में उतरेगा, महीनों रहना है, कहीं होटल लेना पड़ेगा, किसी होटल में जाकर रहेगा, खाना भी ढाबे पर खाना पड़ेगा और बुरी परिस्थितियां झेलनी पड़ेंगी। कोई अपना नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं। बक्सा लेकर, अपना थैला झोला लेकर जैसे ही स्टेशन पर उतरा, उतरते ही दौड़कर एक 11-12 साल का बच्चा इनके पास आया और आते इनकी अटैची इनके हाथ में से ले ली, पैर छुए और बोला मामा जी प्रणाम। अब आदमी असमंजस में, मामा कहां से आया, मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। भांजा कहां से आ गया जबकि मेरी कोई बहन ही नहीं है, असमंजस में। लेकिन भांजा था कि बोलता जा रहा था। कहा मामा जी कितने दिन हो गए आपको घर आए, आप जानते हो विवाह के बाद आप आज तक घर नहीं आए, मेरी माँ की तो आंखें पथरा गई तुम्हारी राह देखते देखते। हम लोग देखो पैदा होकर इतने बड़े हो गए, सबके मामा आते हैं, हम तो रोते बैठ करके हमारे मामा नहीं आए। तुम्हारी प्रतीक्षा देखते देखते आज जब पता चला कि तुम आने वाले हो, दौड़कर स्टेशन पर आ गए। चलो घर, माँ प्रतीक्षा कर रही है, बढ़िया घी की सब्जियां बनाई हैं तुम्हारे लिए, बढ़िया पनीर बनाया है, रसगुल्ले बनाए हैं, नाना प्रकार के व्यंजन बनाए। अब आदमी चक्कर में, यार बहन नहीं, कोई आज तक आया नहीं, ये भांजा कहां से आया। अब उस आदमी के दिमाग में लालच आ गया। उसने सोचा यार 1 महीना रहना, होटल में रहना पड़ेगा, खर्चा होगा, गंदे संदे गद्दों में सोना पड़ेगा, वहां ढाबे पे उल्टी सीधी खाने पड़ेंगे। बढ़िया है, घर का खाना मिलेगा, फ्री में रहना मिलेगा, कपड़े धुले धुलाए प्रेस मिलेंगे, ये मुझे मामा मान रहा है, ये भी खुश हो जाएगा, इसकी बहन भी खुश हो जाएगी, तो मुझे मामा बनने में क्या हानि। तो उसने कहा हाँ भांजे, बस मैं भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, घर से चला, तुम्हारा आता पता नहीं था, फोन नंबर नहीं था बेटा, लेकिन सोचा नहीं था कि तुम इतनी आसानी से मुझे ढूंढ लोगे। बोले हम तो ढूंढ लेते। और उन्होंने उनका सामान उठा लिया, बोले मामा जी चलो, हमारा परले छोर पर मकान है, आपको सारा प्रयाग दिखाते हुए लेकर चलूंगा। रास्ते में कहा देखो मामा, ये वो किला है, ये वो हवेली, ये वो महल, ये तब का मंदिर, ये तब का मंदिर, ये तब का मठ है। सारी चीजें दिखाते दिखाते रास्ते में त्रिवेणी आ गई, संगम आ गया। बोला मामा जी संगम आ गया, स्नान यहीं कर लो। अब मामा ने भी सोचा जब आ ही गए हैं तो पुण्य भी कमाते चले। मामा त्रिवेणी पर चले गए और नहाने के लिए भांजा बाहर बैठा था, उन्होंने अपना बक्सा भांजे के पास रख दिया, बैग उतार कर भांजे के पास रख दिया, जेब में से पर्स निकाले भांजे को दे दिए, ऊपर की जेब में छुट्टे पैसे पड़े थे वो भी भांजे को दे दिए, गले में सोने की माला थी, हाथ में अंगूठियां थी, सब सामान उतार कर भांजे को दे दिया और सारे कपड़े उतार दिए, ऊपर जनेऊ और नीचे एक तौलिया बांध कर वो पहुंचे त्रिवेणी में और प्रसन्न हो गए कि आज कितने दिनों बाद संगम का दर्शन करने का अवसर मिला है। और जैसे ही हर हर गंगे करके डुबकी लगाई, डुबक कर जब बाहर निकले
तो ना भांजा था, ना पैसे थे, ना सामान था, वहां कुछ नहीं बचा। मामा खड़े हैं त्रिवेणी में, एक अंगोछा लपेटे हुए, ऐसे शहर में जिस शहर में इनका कोई रिश्तेदार नहीं, कोई इन्हें जानता नहीं, किसी से इनका परिचय नहीं, और एक धेला अब इनकी जेब में नहीं। बंधुओं, यह जनतंत्र, यही त्रिवेणी है। जैसे ही इलेक्शन की त्रिवेणी आती है तो भांजा दौड़कर हमारे पास आता है, कहता मामा जी आप कहां थे, आपकी प्रतीक्षा करते करते आंखें पथरा गई। और हम खुश हो जाते हैं कि भांजा फ्री में पानी देगा, फ्री में वाईफाई देगा, घर में घी भिजवाएगा, लड़की को स्कूटर देगा, माँ को पेंशन मिलेगी, छात्रवृत्तियां बच्चों को मिलेगी। हम खुश हो जाते हैं। और खुश हो जाकर बंधुओं, जैसे ही इस इलेक्शन की त्रिवेणी में डुबकी लगाकर बाहर निकलते हैं तो भांजा भी गायब, पेंशन भी गायब, नौकरी भी गायब, सब गायब। हम 5 साल फिर तौलिया बांधे खड़े रहते हैं खाली जनेऊ में, और इसी तरह हमारे 5 साल व्यतीत हो जाते हैं। लेकिन 5 साल के बाद एक और भांजा आता है और कहता मामा प्रणाम, और हम फिर बहकाए जाते हैं। इसी का नाम जनतंत्र है, इसी का नाम लोकतंत्र है। और याद रखना, जनतंत्र में 51 मूर्ख 49 विद्वानों पर शासन करते हैं, क्योंकि उनकी 2 वोट, समझ रहे हो? जनतंत्र में 51 गधे 49 सिंहों पर शासन करते हैं, क्योंकि उनकी 2 वोट ज्यादा हैं। यहाँ केवल वोट गिनी जाती हैं, बाकी चीजों से कोई लेना देना। 2 बातें समझ में आ गई, जनतंत्र और लोकतंत्र। अच्छा ये बताओ, सबको वोट डालने का अधिकार है? अब ईमानदारी से बताओ, क्या सबको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए? उत्तर दो भाई। चोर को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए? भ्रष्टाचारी को वोट डालने का अधिकार? एक जज साहब, अभी अभी उनके घर में सफाई की गई तो कितने नोट मिले? कहते हैं बोरियों में भरे हुए थे। कितने करोड़ थे? इतने ठीक ठीक बताया गया। अच्छा, ताज्जुब की बात यह, आपको पता है जज साहब की नौकरी नहीं गई, जज साहब लगातार नौकरी कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, जज साहब के खिलाफ कुछ भी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पैसा साझे का है, पैसा अकेले का नहीं है, पैसा सबका साझे का है। उसने अकेले कमरे में बैठ के कहा होगा तुम कुछ करके देखो, सबकी पोल पट्टी ना खोल दूं, तब कहना। इसीलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बंधुओं, ऐसे तंत्र को जनतंत्र कहते हैं। अच्छा, बलात्कारी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए? होना चाहिए क्या ये बताओ? डाकू को होना चाहिए? चोर को होना चाहिए? भ्रष्टाचारी को होना चाहिए? गद्दार और आतंकवादी को होना चाहिए? अच्छा, इस देश में है कि नहीं है? है। तो बोलो जनतंत्र चल रहा है कि नहीं? हाँ, जनतंत्र चल रहा है। अब आते हैं प्रजातंत्र पर। पहले जन और प्रजा के अंतर को समझो। जन कहते हैं जिसने जन्म लिया है उसका नाम जन, जन्म लेने वाले का नाम। इसी जन को जब संस्कारित करके, शिक्षित करके विशिष्ट बनाया जाता है, तब इसे प्रजा कहा जाता है। जन को शिक्षित कर देने का नाम ही क्या है? प्रजा है। आपने एक जन पैदा हुआ था जो कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन आपने उसे शिक्षा दी, विद्वान बना दिया। अब जब यह विद्वान बन जाता है, संस्कारित होकर विद्वान बन जाता है, तब इसे प्रजा कहा जाता है। और ऐसा प्रजा का समूह गण कहलाता है। ऐसा गण जब कोई तंत्र रचता है तो उसे गणतंत्र या प्रजातंत्र कहते हैं। बात समझ में आ गई? इसका अर्थ यह है, प्रजातंत्र में सबको वोट डालने का अधिकार नहीं होता, गणतंत्र में सबको वोट डालने का अधिकार नहीं होता। गणतंत्र और प्रजातंत्र में वोट डालने का अधिकार केवल उसे है जिसमें ये विवेक है कि वो जान सके कि कौन राजा होगा और कौन नहीं। अर्जी पीछे बैठ के करो बात। जनतंत्र, वो माफ करना, प्रजातंत्र और गणतंत्र में वोट डालने का अधिकार उसे है जो ये विचार कर सके कि राजा कौन होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए। ऐसा उदाहरण दूं आपको, एक बाहर से नहीं, इसी घर में से उदाहरण दूंगा।
ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। फिर ऋषि दयानंद ने विचार किया कि मैं तो मर जाऊंगा, तो मेरे मरने के बाद फिर ये व्यवस्था कैसे चलेगी। तब ऋषि दयानंद ने यहाँ प्रजातंत्र को स्थापित किया। अच्छा ये बताओ, आर्य समाज में मान लीजिए 50 सदस्य हैं, क्या सबकी वोट होती है? बोलो, सबकी वोट होती है? नहीं, वोट प्रतिनिधि बनाए जाते हैं। इन 11 सदस्यों पर ये आदमी वोट डालेगा, अगले 21 सदस्यों पर ये व्यक्ति वोट डालेगा, अगले 21 सदस्यों पर ये व्यक्ति वोट डालेगा। यानी उन सब 21 लोगों ने ये विचार किया है कि हम सब में सबसे अधिक बुद्धिमान ये है, और इसके साथ विचार करके हमने चर्चा कर ली है कि इसके साथ हमारे सामाजिक बुद्धि के नियम आदि सब मिलते हैं, इसलिए इस आदमी को वोट डालने का अधिकार दिया जाए। सबको वोट डालने का अधिकार नहीं होता, और सबको वोट डालने का अधिकार होगा तो बर्बादी होगी, जैसी यहां हो रही है। यहां तो ऐसी स्थिति है भैया कि उन लोगों को वोट डालने का अधिकार है जो भीड़ हैं, जिन्हें कोई लेना देना नहीं है। तुमने बाबाओं की सभाएं नहीं देखी? बाबा देखे कि नहीं देखे? बाबाओं की सभाएं होती हैं, ईसाई बाबा होते हैं, मुसलमान बाबा होते हैं, और हिंदू भी बाबा होते हैं। इन बाबाओं की सभाओं में रोग ठीक कर दिए जाते हैं। कैसे रोग ठीक करते हैं? एक आदमी आता है 3 कांधों पर, 3-4 आदमी पकड़ के ला रहे हैं, पास्टर के सामने लाया गया, मंच पर खड़ा हुआ, वो उसके ऊपर कुछ जल फेंकता है, कुछ उल्टा सीधा करता है। थोड़ी देर पहले ये आदमी कह रहा था कि भाई मेरे फेफड़े नहीं है, किडनी नहीं है, फिर ये कहने लगता है मेरी फेफड़े भी आ गए, किडनी भी आ गई, उछलने लगता है, दौड़ने लगता है। जिन्हें यकीन ना हो, मोबाइल पर जाकर सर्च करना, मोबाइल पर चंगाई जबा जाकर सर्च करना, तो तुम्हें वहां ये खूब नाटक मिलेगा। ये मूर्ख लोग इनके बहकावे में आकर इन्हें भगवान मान लेते हैं। क्या ऐसे लोगों को राजा चुनने का अधिकार हो सकता है? क्या ये निर्णय कर सकते हैं कि राजा कौन होना चाहिए, कौन नहीं? अरे एक डीएम चुनने के लिए, एक एसएसपी चुनने के लिए, एक पुलिस वाला चुनने के लिए भी बुद्धिमान लोगों की समिति बनाई जाती है, और बुद्धिमान लोग निर्णय करते हैं कि ये आदमी एसएचओ हो सकता है या नहीं, ये आदमी आईएएस हो सकता है या नहीं, ये आदमी आईपीएस हो सकता है या नहीं। और जब हम राजा चुन रहे हैं तब बुद्धिमत्ता और निर्बुद्धिता से कोई लेना देना नहीं। जो समझ में आए निर्णय करे कि राजा कौन होगा। अच्छा, संसार में मूर्ख अधिक होते हैं कि बुद्धिमान? बोल पड़ो, मूर्ख ही अधिक होते हैं। जब अधिक वो होंगे तो निर्णय वही सुनाएंगे, और वो निर्णय अच्छा नहीं होगा। इसीलिए प्रजातंत्र और गणतंत्र ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, और इन महत्वपूर्ण चीजों को अपने पल्ले गांठ बांध कर रखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम इस देश में प्रजातंत्र और गणतंत्र की स्थापना कर सकें। आजकल जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है वो फर्जी गणतंत्र दिवस है, उसका गणतंत्र दिवस से कोई लेना देना नहीं है। वो जनतंत्र दिवस है या लोकतंत्र दिवस। जनतंत्र दिवस, जनतंत्र को आप भीड़ तंत्र भी कह सकते हो, जहां भीड़ की मर्जी चलती है उसे भीड़ तंत्र कहते हैं। अब आइए एक चीज और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे इस देश के बारे में। एक छोटी सी शिक्षा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस तर्क को बहुत प्रबुद्धता के साथ सारे संसार के सामने रखा, और जब उन्होंने ये तर्क रखा था तो उस समय किसी के पास इसका उत्तर देने की शक्ति नहीं थी, आज भी नहीं है। आज भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं। एक नेताजी की बात तो मैंने तुम्हें बता दी कि वो नेताजी इंग्लैंड में जाकर कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत तो टुकड़े टुकड़े राज्यों का समूह है। एक दूसरे नेताजी वो कहते हैं ये देश आजकल का नहीं, ये देश तो बहुत पुराना देश है, 5000 साल पुराना देश है। भारत की संस्कृति आजकल की नहीं है, 5000 साल पुरानी संस्कृति है। कौन कहते हैं? देश के प्रधानमंत्री वो कहते हैं संस्कृति 5000 साल पुरानी है। अच्छा ईमानदार, एक भाषण में नहीं, कई भाषणों में सुना है मैंने। अच्छा ईमानदारी से बताओ, 5000 साल पुराना देश है? 5000 साल पुराना देश? क्या सच में 5000 साल पुराना देश? क्या कहना चाहते हो, क्या साबित करना चाहते हो? अरे जब मैं छोटा बच्चा था ना, तब मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, तब ये कहा जाता था कि ये 3,500-4 हजार साल पुरानी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ने लगी, इस सिंधु घाटी की सभ्यता की उम्र भी बढ़ने लगी।
फिर ये 5000 साल पुरानी हो गई, फिर 5500 साल पुरानी हो गई, फिर 6000 साल पुरानी हो गई, फिर 6500 साल पुरानी हो गई। अभी पिछले दिनों राखी गढ़ी की सभ्यता के अवशेष मिले। हरियाणा के हिसार से लेकर और गुजरात और राजस्थान तक इसकी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, और वो कह रहे हैं ये सिंधु घाटी की सभ्यता ही है राखी गढ़ी की सभ्यता। और वो कहते हैं वर्तमान जो अवशेष अभी मिले वो 9500 साल पुरानी होने की गवाही दे रहे हैं, और यदि हम इसकी खुदाई और करते रहे तो इसके 16000 साल पुरानी होने के संभावनाएं हैं। यानी अकेली सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी पुरानी ये बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा, ये मेरी खोज नहीं है, एनसीईआरटी की किताब लिखती है। एनसीईआरटी की किताब लिखती है कि राखी गढ़ी की सभ्यता 16000 साल पुरानी और देश 5000 साल पुराना है। राखी गढ़ी की सभ्यता, अरे तुम्हारी अपनी किताब कह रही है 16000 साल पुरानी है और देश 5000 साल पुराना। मेरी बात मत करो, मैं इतना नहीं मानता, मैं तो कुछ और ही मानता हूं। क्या मानता हूं सुनो, अयोध्या गया, अयोध्या में सब लोगों की इच्छा हुई कि भाई घूमने जाएं, जो मुख्य स्थल है उन सबको देख के आए। मेरी इच्छा प्रकृति में अधिक रहती है, तो मैंने कहा मैं सरयू देखने जाऊंगा, मैं नदी देखने जाऊंगा। मैं सरयू पर चला गया। सरयू के किनारे विचरते हुए मैंने एक बहुत पुराना खंडहर देखा, बहुत पुराना खंडहर था। मैं जब उस खंडहर के अंदर गया तो पता चला कि अयोध्या का सबसे प्रमुख स्थान तो यही है। मैं उसके भीतर गया तो पता चला इसका नाम गुप्ती धाम है। गुप्ती धाम मतलब यहाँ आकर श्री राम जी लुप्त हो गए थे, गुप्त हो गए थे, फिर पता नहीं चला कि क्या हुआ, कहाँ गए, कैसे गए, कुछ पता नहीं। चलो जैसी भी कहानी है, मैं मंदिर के अंदर गया तो मंदिर के अंदर 3-4 टूटे हुए लोग पड़े थे और एक पंडित जी बैठे थे। वो युवक थे, 30-32 साल के पंडित जी होंगे। मैं पंडित जी के पास गया, कटी वस्त्र मैंने बांध रखा था, ऊपर कुछ पहना नहीं था, खाली कांधे पर एक कपड़ा पड़ा था और 3-4 ब्रह्मचारी भी मेरे पीछे पीछे थे। तो मैंने पंडित जी से बात करी, कुछ देर तक बात करी। पंडित जी ये तो समझ गए कि भाई ये जो सामने आदमी है ये यूं ही नागरिक तो आया नहीं, पर्यटक तो घूमते हुए आया नहीं, इसके बच्चे इसे आचार्य जी कह रहे हैं, तो ये भी पंडित जी। तो मैंने पंडित जी से पूछा, मैंने कहा पंडित जी वो पहले उन्होंने चरणामृत दिया। चरणामृत पिया है तुमने? मुझे बहुत अच्छा लगता है, बचपन से पिया है, बहुत अच्छा लगता है। वो दूध या दूध में पानी मिलाता है, चरणामृत वाले पानी में थोड़ा सा दूध मिलाते हैं और उसमें तुलसी वुलसी इलायची घोट दी जाती है, बड़ा सुगंधित बन जाता है, बहुत अच्छा लगता है। मैंने पिया, उन्होंने 2-3 आचमन दिए, मैंने कर लिए। उसके बाद वो बोले, उन्होंने थोड़ा कुछ मेरे सिर पर फूल वूल भी बरसाए, आशीर्वाद दिया। हालांकि मुझसे उम्र में तो बहुत छोटे थे, लेकिन ठीक है, आशीर्वाद लेने में क्या बुराई। मैंने कहा पंडित जी ये बताओ, ये जो अयोध्या है क्या ये वही अयोध्या है जो भगवान राम की थी? पंडित जी बोले मुझे नहीं पता। अरे कमाल कर रहा है, जिसके नाम पे बैठा खा रहा है उसके बारे में तहकीकात नहीं। मैंने कहा ये बताओ ये वही है कि नहीं है? बोला देखो आचार्य जी, बात यह है कि कलयुग होता है 4,32,000 साल का। सच में मैं बहुत प्रसन्न हुआ पंडित जी से कम इतना तो जानते हैं। 4,32,000 साल का कलयुग होता है। इससे 2 गुना द्वापर होता है, 3 गुना त्रेता और 4 गुना सतयुग। यानी राम जी पैदा हुए थे त्रेता और द्वापर के संधि काल में। अगर वहां राम जी पैदा हुए तो राम जी को पैदा हुए पूरा द्वापर बीच में बीत गया। द्वापर के साल बनते हैं 8,64,000 साल और 5,000 साल कलयुग के बीत गए तो 8,70,000 साल बीत गए। और अगर त्रेता के थोड़े से परे पैदा हुए हो तो मोटा मोटी 9 लाख साल राम जी को पैदा हुए बीत गए। तब से लेकर अब तक अयोध्या कई बार उजड़ी है और कई बार बसी। तब पंडित जी बोले फिर मुझे क्या पता कौन सी है ये, कई बार उजड़ी कई बार बसी, मुझे क्या पता। लेकिन हाँ वो कहते हैं राजा भोज और विक्रमादित्य आदि के समय में जो अयोध्या बसाई गई थी ये वही अयोध्या है। और कहते हैं ये निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि वो अयोध्या भी सरयू के तट पर थी और ये अयोध्या भी सरयू के तट पर है, ये तो निश्चय पूर्वक कह सकता हूं। पर यहां से मुझे एक बात पता लगी कि राम जी को पैदा हुए 9 लाख साल बीत गए। कितने? मुंह से बोलो, माताओं तुम बोलो, लीलावती कलावती वाली कहानी बोलो। 9 लाख साल राम जी को पैदा हुए कितने साल बीत गए बोलो? और देश कितना पुराना है? तेरे की
राम जी को पैदा हुए 9 लाख साल बीत गए और देश तुम्हारा बेड़ा गर्क हो। फिर ये प्राण प्रतिष्ठा किसके लिए? अगर देश 5000 साल पुराना है तब तो राम जी पैदा नहीं हुए। अगर देश केवल 5000 साल पुराना है तो कृष्णचंद्र जी पैदा नहीं, ये तो पैदा ही नहीं हुए। कहानी खत्म हो गई यहाँ तो, ये तो मामला ही बिगड़ गया। लेकिन ये बताओ राम जी पैदा हुए हैं कि नहीं पैदा हुए? देखो बंधुओं, जितनी हिम्मत से भगवान राम के पैदा होने की बात मैं इस समूह के बीच में कह सकता हूं, इतनी हिम्मत से कहीं नहीं कह सकता। उनका कोई भरोसा नहीं, उन्हें कौन बाबा बहकाले और कल ये कहते हैं कि राम जी पैदा नहीं हुए। लेकिन मैं जिस दूध को पीकर बड़ा हुआ हूं, मैं जब पैदा हुआ तो आर्य समाज का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ था। तब से मैंने जाना है कि इस देश में सबसे पूजनीय व्यक्तित्व अगर कोई हुआ है तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र हुए। बंधुओं, मैंने अपने जीवन में अनेकों नायक दुनिया भर के देखे हैं, अनेकों हीरो दुनिया भर के देखे हैं, लेकिन मैंने दुनिया में ऐसा हीरो नहीं देखा जैसे भगवान श्री राम। क्या कमाल का हीरो है। अरे दुनिया में आजकल तो तुम बहुत सारी प्रेम कथाएं पढ़ते हो, ये बहुत सारे पति बैठे होंगे, इनमें काले सिर वाले जो बैठे हैं, सफेद सिर वालों का तो टाइम गया, ये तो पति नहीं बचे, अब ये तो पप्पा है। लेकिन ये जो पीछे सफेद सिर वाले हैं ये तो अभी पति हैं, ये तो मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं। और माताएं तो वैसे सारी काले सिर वाली हैं, तो ये तो सभी मनाती होंगी मैरिज एनिवर्सरी। और पति अपनी पत्नियों को बोलते हैं आई लव यू, बोलते हैं ना, पति लोग अपनी पत्नियों को बोलते हैं आई लव यू। पूरी रामायण उठाकर पढ़ो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जिस मर्यादा से जीवन को जिया है, एक बार भी उन्होंने अपनी पत्नी को आई लव यू नहीं बोला, एक बार भी नहीं बोला। मैंने पूरी रामायण कई बार देखी, यार कहीं तो मिले, लेकिन नहीं है उसमें आई लव यू। लेकिन आई लव यू होता क्या है, ये भगवान श्री राम ने अपने जीवन में जी कर दिखाया है। जीकर एक स्त्री के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक शासन को समाप्त किया, सबसे खतरनाक शासन। श्री राम प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिज्ञा और सिद्धांत का ऐसा जीता जागता मानव है जैसा संसार में दूसरा दिखाई नहीं देता। अद्भुत है ये व्यक्तित्व, अद्भुत, ऐसा चरित्र दूसरा दिखाई नहीं देता। भगवान श्री राम इसी देश में पैदा हुए, इसी भूमि पर पैदा हुए और उसी अयोध्या पर पैदा हुए। बंधुओं, ये मैं विश्वास से जानता हूं, विश्वास से मानता हूं और इस बात को अच्छे से विश्वास करता हूं। कोई कहते हैं जी इसका साइंस कैसे पता चले कि राम जी यहाँ पैदा हुए? भाड़ में गया तेरा साइंस। मेरे बाप दादे कहते चले आए कि राम वहां पैदा हुए, मेरे लिए इतना साइंस बहुत है। मैं ये मानता हूं कि राम वहां पैदा हुए, मैं मानता हूं कि राम वहां पैदा हुए। कैसे मानता हूं? ऐसा नहीं है कि तर्क नहीं है, तर्क भी है मेरे पास, जो मेरे पिता दयानंद ने मुझे दिया। क्या तर्क है सुनो। अच्छा, देश कितना पुराना है अब बोलो, कितना? अच्छा, 9 लाख साल तक तो चले गए हम। राम जी इसी देश में पैदा हुए थे, और अगर राम जी 9 लाख साल पुराने हैं तो देश भी कम से कम 9 लाख तक तो पहुंच गया। और राम जी अपनी पीढ़ी में 37वीं संतान थे, 37वीं पीढ़ी है जो राम जी पैदा हुए। राम जी से पहले दुनिया थी कि नहीं थी? राम जी के पिताजी का नाम, दशरथ के पिताजी का नाम, अज के पिताजी का नाम, रघु के पिताजी का नाम, और पीछे तक चले जाओ इक्ष्वाकु तक, 37 पीढ़ियां बीत गई तब राम जी पैदा हुए हैं 37वीं पीढ़ी में। इसका मतलब दुनिया तो राम जी के पैदा होने से पहले भी, तो कब तक थी ये दुनिया? इस बात को समझो अच्छे से। मैं 12 साल का था तो मेरी माँ को यह संभावना दी गई कि भाई अपन जल्दी जाएंगे, जिएंगे जल्दी नहीं, जल्दी ज्यादा दिन जीने वाले नहीं। उसे उम्मीद हुई कि मैं मर ना जाऊं, तो माँ ने क्या किया कि मुझसे कहा कि अब से तू यज्ञ करेगा, दैनिक यज्ञ तू करेगा, यज्ञ नहीं छोड़ना। और माँ ने कहा आज तक यज्ञ करते हुए जितने साल हो गए हैं वो मैं तुझे बता देती हूँ, इससे आगे की गिनती तुझे गिनना है, और जब तू मरने लगे तो अपनी संतान को दे जाना कि आज तक यज्ञ करते हुए इतने साल हो गए। तो हमने कहा बता दे। तो माँ ने एक संकल्प पाठ दिया, कहा ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वते मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एको वृंदः षण्णवति कोटयो अष्टौ लक्षाणि त्रिपंचाशत् सहस्राणि पंचविंशत्यादिशत् संवत्सरे अमुक अयने अमुक ऋतौ अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक स्थाने अयन देव यज्ञः क्रियते।
इसमें गिनती आई, क्या गिनती आई? एको वृंदा षण्णवती कोटयो, 1,98,08,53,125 साल हमें यज्ञ करते हुए बीत गए। मैंने कहा यार मां झूठ बोल रही है, ये 2 अरब साल पुरानी तो नहीं लग रही है। मैंने कहा मां तेरी उम्र इतनी पुरानी तो नहीं लगती कि तू 2 अरब साल से यज्ञ की गिनती चली आई। तो बोली मूर्ख, मैं थोड़े गिन रही हूं 2 अरब साल से, मैं तो अभी 30-32 साल से गिन रही हूं। मैंने कहा तो उससे पहले कौन गिनता था? बोली तेरा नाना गिनता था, और तेरे नाना जैसे करोड़ों लोग इस देश में इस गिनती को गिनते हैं यज्ञ करते हुए। मैंने कहा नाना भी तो कभी से गिनते होंगे, नाना से पहले? बोले उनके पिता। और मैंने कहा उससे पहले? बोले उनके पिता। मैंने कहा उससे पहले? बोले उनके पिता और उनके पिता और उनके पिता। और सृष्टि के आदिकाल से लेकर आज पर्यंत हम यज्ञ करते चले आए, और एक एक दिन की गिनती को पिछले दिनों के इतिहास में जोड़ते चले आए। इसलिए हमें आज तक पता है कि हमें यज्ञ करते हुए 1,96,08,53,125 साल बीत गए। इतने साल हमें यज्ञ करते हुए बीत गए। देश कितना पुराना है? देश कितना पुराना है? 1,96,08,53,125 साल पुराना देश है। ये 5,000 साल की संस्कृति नहीं है। 5,000 साल की संस्कृति किन्हीं मूर्खों के लिए हो सकती है, अपने लिए नहीं हो सकती। हम राम के पुत्र हैं, हम इक्ष्वाकु के पुत्र हैं, हम ययाति के पुत्र हैं, हम नूह के पुत्र हैं, हम ब्रह्मा के पुत्र हैं, हम मनु के पुत्र हैं। हमारी संस्कृति 5,000 साल की संस्कृति नहीं, ये करोड़ों और अरबों साल की संस्कृति है। ये देश आजकल का नहीं जो ये कहता हो टुकड़े टुकड़े राज्यों से देश बना। उन्हें कोई जाकर समझाओ कि राष्ट्र टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ करते। राष्ट्र उन्हें कहते हैं जो एकीकृत होते हैं, जो समेकित होते हैं, जो समुच्चयित होते हैं, जिनमें कभी भेद नहीं होता। राष्ट्र किसे कहते हैं बंधुओं? राष्ट्र 4 मुख्य घटकों से मिलकर बनता है, और राष्ट्र के ये 4 मुख्य घटक होते हैं। पहला घटक होता है जमीन। जमीन के बिना संसार में कोई राष्ट्र नहीं बन सकता, जमीन चाहिए। जैसे दूसरे विश्व युद्ध में ईसाइयों द्वारा बर्बाद कर दिए जाने के बाद यहूदियों के पास कोई जमीन नहीं थी, तो दुनिया में यहूदियों का कोई राष्ट्र नहीं था। लेकिन बाद में उन्होंने अपने व्यापार के बल पर और अपने छात्र बल के आधार पर अमेरिका में जाकर अपनी घुसपैठ बढ़ाई। इल्यूमिनाती नाम का एक बड़ा संगठन बनाया, और संगठन के आधार पर उन्होंने यरूशलेम के आसपास जमीनें खरीदी, और फिर अपने बल के आधार पर जमीनों पर कब्जा किया, और फिर यहूदियों ने वहां अपना राष्ट्र स्थापित किया। दुनिया किस नाम से जानती है? इजराइल के नाम से जानती है। और इजराइल आज इतना ताकतवर देश है, मानचित्र पर ढूंढो तो नहीं मिलेगा, बिंदु लगाने से भी पता नहीं चलेगा कि यहां इजराइल है। लेकिन 57 मुल्कों की पिंडलियां जिसके नाम से कांपती हैं वो इजराइल है। छोटा सा देश है, बिना जमीन के कोई राष्ट्र नहीं हो सकता। पहली जरूरत है कि राष्ट्र के पास जमीन हो, और जमीन के साथ साथ उस पर रहने वाले लोगों का होना जरूरी है। अगर लोग नहीं होंगे तो भी राष्ट्र नहीं हो सकता। पॉपुलेशन होनी जरूरी है। जैसे धरती पर दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव, दोनों ध्रुवों पर लोग नहीं रहते, जमीनें बहुत पड़ी हैं, तो वहां कोई राष्ट्र नहीं है। मंगल ग्रह, चांद, बुध, बृहस्पति, ये इतने बड़े बड़े ग्रह हैं। पृथ्वी से 300 गुना बड़ा बृहस्पति है। जमीन बहुत पड़ी है, लोग नहीं रहते, इसलिए वहां कोई राष्ट्र नहीं है। तो जमीन होने के साथ साथ दूसरी जरूरी चीज है कि वहां लोग होने चाहिए। लोग अगर उस जमीन पर रहते होंगे तो वो राष्ट्र बन सकता है। तीसरा घटक है इन लोगों का इस जमीन पे मालिकाना हक। लोग रहते हो लेकिन उनका उस जमीन पे मालिकाना हक न हो तो भी वो राष्ट्र नहीं होता। जैसे ऑस्ट्रेलिया में किसका शासन है? बोलो। ऑस्ट्रेलिया के लोगों का है कि इंग्लैंड का है? आज भी यूके का शासन चलता है, आज भी रानी के झंडे के नीचे चलता है ऑस्ट्रेलिया। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं उपनिवेश। क्या कहलाता है? बोलो। आज से 100 साल पहले भारत के पास जमीन भी थी, लोग भी थे, लेकिन उन लोगों का जमीन पे मालिकाना हक नहीं था। मालिकाना हक था अंग्रेजों का। इसीलिए देश नहीं, राष्ट्र नहीं था, बल्कि क्या था? उपनिवेश। भारत को क्या कहते थे? ब्रिटिशर्स कॉलोनी, अंग्रेजों का उपनिवेश। हम अंग्रेजों के उपनिवेश थे, और जब हमारा अपना अधिकार आ गया जमीन पर तो हम राष्ट्र हो गए। 3 घटक बताए मैंने। बोलो पहला क्या बताया?
अरे बोलो, बाद में नेताजी घर आएंगे तो पूछना नहीं पड़ेगा कि देश टुकड़े टुकड़े है क्या? पहला घटक क्या है माताओं? लीलावती कलावती से बाहर निकलो भाई। हाँ बताओ बताओ जल्दी। पहला घटक भूमि, दूसरा भूमि पर रहने वाले, तीसरा इन लोगों का भूमि पे मालिकाना हक। और ये तीन घटक मिलकर बनाते हैं किसी राष्ट्र की देह। लेकिन ये देह बेकार की है जब तक इसमें प्राण न हो। और किसी राष्ट्र की देह को अनुप्राणित करती है उसकी चेतना, उसकी संस्कृति। संस्कृति चौथा घटक है। संस्कृति अगर राष्ट्र के भीतर नहीं होगी तो तीन पहले घटक होने के बाद भी राष्ट्र नहीं हो पाएगा। राष्ट्र तब होगा जब इसके पास अपनी संस्कृति होगी। इस आधार पर आओ दूसरे नेताजी को जवाब देते हैं। हमें मुझे ये बताओ, हमारे पास जमीन है कि नहीं है? चुप बैठे, डरे बैठे, इन्हें लग रहा वो वैसी आके मारेगा। अरे जमीन है कि नहीं है? कहां से कहां तक है? ऊपर बोलो। सबसे ऊपर कौन सा राज्य? लद्दाख। अब जम्मू कश्मीर नहीं रहा, अब बात बदल गई। सबसे ऊपर क्या है? लद्दाख। और नीचे कन्याकुमारी का इंदिरा पॉइंट, ये तो ऊपर से नीचे तक और दाएं से बाएं तक। गुजरात का अंतिम क्षेत्र कच्छ बोलते हैं और अरुणाचल का अंतिम क्षेत्र कच्छार बोलते हैं। इन चारों बिंदुओं के बीच का भूभाग भारत के पास बचा हुआ है। बोलो हाँ कि नहीं? है कि नहीं? लेकिन इतना ही था कि ज्यादा था? पीओके किसका? नहीं, आवाज नहीं आई इधर से मुझे। पीओके किसका है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, कश्मीर का वो हिस्सा किसका है? हमारा है। चाइना ने जितने कश्मीर पर कब्जा कर रखा वो किसका है? हमारा। अच्छा ये बताओ, पाकिस्तान किसका है? हमारा है। किसकी जमीन है पाकिस्तान? छोड़नी चाहिए कि लेनी चाहिए? वापस लेनी चाहिए। अरे जिस किसान के बालक अपने पिता के खेत को न संभाल सके और पड़ोसी उनके खेत का हिस्सा दबा ले, ऐसी संतान लायक के नालायक? और अगर संतान लायक है तो बोलो अपना खेत वापस लेना चाहिए कि नहीं? पाकिस्तान किसका? सिंध किसका? बलूचिस्तान किसका? अफगानिस्तान किसका? बांग्लादेश किसका? नेपाल किसका? भूटान किसका? श्रीलंका किसका? अरे अफगानिस्तान के परे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये चारों हिस्से हमारे हैं जो इसी अफगानिस्तान से 10 साल पहले भारत से कटकर अलग हुए थे। 1947 में देश आजाद हुआ। 1937 में 10 साल पहले म्यांमार को काटकर अंग्रेजों ने हमसे अलग किया। म्यांमार, इंडोनेशिया, यह सब भारत का है। एक बहुत बड़ा इलाका। बंधुओं, पिछले 270 साल में 13 टुकड़े हुए भारत के। 12 टुकड़े हमसे छीने जा चुके और 13वां बचा हुआ है। जमीन है? हाँ, जमीन किसकी? बोलो जमीन है कि नहीं हमारे पास? है। अच्छा, जमीन पर लोग रहते हैं कि नहीं रहते? दूसरा घटक बोलो, इस पर लोग रहते हैं कि नहीं रहते? कितने करोड़? कितने करोड़ हैं? अरे 39 करोड़ को छोड़ो, आपने अपने की भाई 110 करोड़ तो रहते हैं। मोटा मोटी 100 करोड़ कह लो। 100 करोड़ रहते हैं। बिना मूछ की दाढ़ियों को भी गिनूंगा, उनकी भी गिनती करूंगा, लेकिन थोड़ा सा रुको। वो 30-32 करोड़ और कुछ 5 करोड़ ईसाई रहते हैं, कुछ और लोग रहते हैं इधर उधर के, लेकिन 107-8 करोड़ से ज्यादा हिंदू इस देश में रहते हैं। तो हमारे पास जन भी है और जमीन भी है, और इस जन का जमीन पे मालिकाना हक। बोलो, तुम्हारा मकान तुम्हारे नाम है कि नहीं है? तुम्हारी खेती बाड़ी तुम्हारे नाम है कि नहीं है? तुम्हारी दुकानें, तुम्हारे उद्योग धंधे तुम्हारे नाम है कि नहीं है? तो मालिकाना हक भी है। 3 घटक पूरे हो गए। अब बची भारत की संस्कृति। ये बताओ, भारत के पास कोई संस्कृति है कि नहीं है? क्या नाम है संस्कृति का? बोलो मेरे पीछे। वर्णाश्रम संस्कृति। क्या नाम है संस्कृति का? अब ये मत कहना कि हमारे पास कोई संस्कृति नहीं है। वर्णाश्रम संस्कृति। वर्णाश्रम संस्कृति किसे कहते हैं? जिसमें 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 वेद, 4 पुरुषार्थ, ये जिस संस्कृति का हिस्सा है उस संस्कृति को वर्णाश्रम संस्कृति कहते हैं। कैसी संस्कृति है बोलो? अरे मेरी ओर ध्यान दो। यहां बेटा तुम बैठो, इसे बिठाओ। हमारी संस्कृति का नाम क्या है बोलो? वर्णाश्रम संस्कृति। तो संस्कृति भी हमारे पास है। बोलो, भारत एक राष्ट्र है कि नहीं है? है। अब नेताजी कहते हैं अब तो राष्ट्र है, लेकिन पहले नहीं था।
हमने कहा कब नहीं था? बोले जब इसमें 550 से ज्यादा रियासतें थी। भाई रियासतें तो तेरे अब्बू ने बनाई थी। वो क्या हमने बनाई थी? रियासतें तो तेरे अब्बू ने बनाई थी। कहता उससे पहले भी तो गणराज्य थे। जब अलग अलग गणराज्य थे, वो गणराज्य आपस में लड़ते रहते थे, उनके अपने अलग अलग राजा थे, अपने अलग अलग राज्य थे, तो इसलिए पहले भी टुकड़े टुकड़े बटा हुआ था, ये एक राष्ट्र नहीं था। आओ देख लेते हैं गणराज्यों के समय में एक राष्ट्र था कि नहीं था? जरूर गणराज्य अलग थे, जरूर गणराज्यों के राजा अलग थे। अच्छा ये बताओ आज राज्य अलग अलग है कि नहीं? राजस्थान और उत्तर प्रदेश अलग अलग राज्य हैं कि नहीं है? हैं? अच्छा दोनों का राजा मुख्यमंत्री अलग अलग है कि नहीं है? लेकिन इन्हें एक सूत्र में कौन बांधता है? इन्हें एक सूत्र में बांधता है संविधान। क्या बांधता है इन्हें एक सूत्र में? संविधान। बंधुओं जब इस देश में गणराज्य थे तब इस देश के सारे गणराज्यों का एक ही संविधान था, वो संविधान था वेद। वेद इस सारे देश को एक सूत्र में बांधता था, इसलिए ये तब भी राष्ट्र था और आज भी राष्ट्र है। और ध्यान से सुनने का प्रयास करो कैसे एक सूत्र में बांधता था। जब राजा राम का राज्याभिषेक हुआ तो किसके मंत्रों से हुआ? अरे बोलो, किसके मंत्रों से? और जब रावण का राज्याभिषेक हुआ तो किसके मंत्रों से हुआ? वेद के मंत्रों से। जब बलराम और कृष्ण को राज्य पर बिठाया गया तो किसके मंत्रों के साथ? वेद के मंत्रों के साथ। लेकिन कंस जब यज्ञ करता था तो किस मंत्रों के साथ? वेद के मंत्रों के साथ करता था। बंधुओं ये वेद एक संस्कृति है और ये संस्कृति समूचे भारत को तब भी एक सूत्र में बांधती थी, आज भी एक सूत्र में बांधती है। उत्तर से लेकर दक्षिण से, पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरे भारत में यदि कोई चीज व्याप्त है तो वो वेद है, वेद है, वेद है। मैं इस देश के चप्पे चप्पे पर जाता हूं और देश के चप्पे चप्पे पर जाकर देखता हूं, कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां वेद को स्वीकार्यता ना हो। अन्य ग्रंथों, मतों और मतांतरों को कहीं स्वीकार्यता होती है, कहीं स्वीकार्यता नहीं होती, लेकिन ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वेद को स्वीकार्यता ना हो। इस पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने वाला क्या है? वेद है। इसलिए बंधुओं ये तब भी राष्ट्र था जब तुम्हारे अब्बू ने इसे रियासतों में बांटा, ये तब भी राष्ट्र था जब ये गणराज्यों के अंतर्गत प्रबंधित किया गया था, ये आज भी राष्ट्र है जब राज्यों के अंतर्गत इसका प्रबंधन चल रहा है। और बंधुओं मेरे पिता ने, मेरे गुरु ने अपने गुरु को एक मुट्ठी लौंग दक्षिणा में दी थी जो उसके गुरु ने नकार दी थी। कहा था मुझे एक मुट्ठी लौंग नहीं चाहिए, मुझे तुझसे तेरा जीवन चाहिए। मैं चाहता हूं अपना जीवन गुरु दक्षिणा में मुझे दे। रक्षा कर इस राष्ट्र की, रक्षा कर इस राष्ट्र के विधान की। उन्होंने कहा था इस देश में आज धर्म अपना स्थान खो चुका है, अधर्म नाना प्रकार के रूप धारण करके गद्दी पर आकर आसीन हो गया है। इस देश में आज वेद अपनी प्रतिष्ठा खो चुके हैं। मैं चाहता हूं तू अपना जीवन मुझे दे, पुनः वेद को प्रतिष्ठा दे, पुनः धर्म को स्थापना दे और फिर से इस देश को मुक्त करा, आजाद करा। बंधुओं मेरे पिता ने लड़ाई लड़ी, अपने हजारों हजार पुत्रों को उत्पन्न करके इस देश के यज्ञ की अग्नि में झोंक दिया। लेकिन अब क्या बस हो गया? क्या अब काम खत्म हो गया? क्या हमारे पिता का काम खत्म हो गया? ना, जब तक आर्य समाज के यज्ञ की ज्वाला जल रही है तब तक ये काम खत्म होने वाला नहीं है। हम तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमारी आखिरी सांस है, और इस देश में तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक इस देश में एक भी आर्य समाजी जिंदा है। ना ये देश कभी टुकड़ों में बटा था और न कभी बटने देंगे, हम रहेंगे। इसके लिए जरूरत है हमें आपस में संगठित होकर विचार करने की। इसके लिए जरूरत है हमें एक साथ बैठकर ये सोचने की कि इस काम को कैसे किया जाए। अपने साथ आपस में लड़ाई छोड़ो, दूसरों के साथ लड़ाई बंद करो कि इसके साथ लड़ाई है, उसके साथ लड़ाई है, इससे मतभेद है, उससे मतभेद है। अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखो। हमारा काम क्या है? हमारा पिता हमें यज्ञ की परिभाषा देकर गया था। अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध आदि पर्यंत कहा था कि नहीं कहा था? कहां से लेकर? अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध आदि पर्यंत शिल्प विद्या और परोपकार के व्यवहारों का करना और कराना यज्ञ मानता हूं। अग्निहोत्र तो वो हमें देकर गया था, अश्वमेध यज्ञ हमें करना है। और अश्वमेध यज्ञ सामान्य जनमानस नहीं किया करता, सम्राट किया करते हैं, सम्राट। अश्वमेध यज्ञ तुम तब कर सकते हो जिस दिन सम्राट की गद्दी पर तुम्हारा कोई बालक जाकर बैठेगा, निश्चित रूप से तुम अश्वमेध यज्ञ कर पाओगे। बंधुओं मैं पिछले कुछ समय से एजुकेशन पर काम कर रहा हूं, शिक्षा पर काम कर रहा हूं और प्रयास कर रहा हूं कि इस पूरे देश में ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं तक
पूरे देश में एजुकेशन के एक सिस्टम को फिर से रिवाइव किया जाए। जिस एजुकेशन पॉलिसी को टीबी मैकॉले और उसकी टीम बदल कर गई थी, उन्होंने इस संस्कृति में क्या बिगाड़ किए थे, उन सांस्कृतिक बिगाड़ों को फिर से उलट कर रखने की जरूरत है कि हम इस देश की शिक्षा को वापस लौटा कर लाएं। इसके लिए अगर 10 प्रकल्प खोलने पड़ेंगे तो हम 10 खोलेंगे और 20 प्रकल्प खोलने पड़ेंगे तो 20 खोलेंगे। मैं बस आपसे इतना आश्वासन चाहता हूं कि मैं ये लड़ाई लड़ने के लिए निकला हूं। मेरा बल कम है, सब तरह का बल कम है, लेकिन मैं निकला हूं केवल इस विश्वास पर सवार होकर के मेरा पिता दयानंद था, वो अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है तो मैं क्यों भाड़ नहीं फोड़ सकता। मैं भी जरूर भाड़ फोड़ सकता हूं, लेकिन मुझे सबके सहाय की जरूरत पड़ेगी, आप लोगों के सहाय की जरूरत पड़ेगी। मैं तुमसे ये नहीं कहता हूं कि जिस दिन मैं लड़ूं, लाठियों में पिटूं या कहीं मारा जाऊं तो तुम भी आकर वहां पिटना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जिस दिन तुम लड़ते देखो, पिटते देखो, मरते देखो, उस दिन तुम जहां भी हो, अपने घर पर, अपने खेत में, किसी नुक्कड़, किसी तिराहे, चौराहे या नाई की दुकान पर, उस दिन टीवी में देखते हुए ये जरूर कहना कि ये जो आदमी लड़ाई लड़ रहा है, मैं इस लड़ाई में शामिल हूं, मैं इस लड़ाई का हिस्सा हूं, मैं इस लड़ाई से बाहर नहीं, इस लड़ाई से बाहर नहीं। अगर हम केवल संभो मनांसी जानताम, आपके मन की संकल्पना को एक कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम इस देश में दयानंद के पुरुषार्थ को खड़ा कर लेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। बहुत धैर्य से आप लोगों ने सुना, 3 दिवस से आपके बीच में हूं, आपका आतिथ्य भोगा, बहुत आनंद से आपके बीच में रहा। गिरिराज जी से मेरा पुराना परिचय था, पर गिरिराज जी मुझे भूल गए थे और मैं इन्हें भूल गया था। राम सिंह वर्मा जी ने आकर पहचाना मास्टर जी ने कि भाई ये तो वो हैं, हम पहचान गए कि आए थे एक बार। अब इन्होंने पहचाना, कई और लोग निकल आए, उन्होंने भी पहचाना। मैं भरतपुर में 10-12 साल पहले आया था, अब आया हूं 10-12 साल के बाद। बीच में आया, लेकिन वो बहुत छोटी मुलाकात थी जिन लोगों से मैं मिला। गिरिराज जी ने यहाँ 50,000 रुपए की गुरुकुल के लिए सहायता की है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से मैं चाहूंगा कि मेरे साथ उनका सम्मान करें। आपके बीच में विजय जी बैठे हैं, देखो वहां विजय जी बैठे हैं, एक बार खड़े हो जाएं विजय जी, वहीं खड़े हो जाओ। चाहे विजय जी हमारे गुरुकुल से जुड़े हुए हैं, दिल्ली पहाड़गंज से हैं, उनके मंत्री भी उनके पास, वहीं तो खड़े हो जाओ, मंच पर तो आप आते नहीं। कई बार बुलाया, नहीं आए मंच पर। आप दोनों लोगों का और इनकी एक टीम है, उस टीम का भी गुरुकुल को काफी सहयोग रहता है। अभी पिछले दिनों गुरुकुल में कार्यालय बना है, उसमें इनका काफी सहयोग हुआ है। लेकिन खैर ये तो धन का सहयोग है, मैं चाहता हूं आप सब लोगों की बुद्धि का सहयोग, मैं चाहता हूं आप सब लोगों के मन का सहयोग, ये मन की संकल्पना का सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से हम इस राष्ट्र में वो आंदोलन खड़ा करेंगे जिसकी कल्पना हमारे पिता ऋषि दयानंद सरस्वती ने जरूर की होगी। बहुत धन्यवाद, आप सभी को सादर प्रणाम। बहुत सुंदर आचार्य जी, आपने अपनी मधुर वाणी से ओजस्वी जो देश के हालातों पर चर्चा की है, निश्चित ही वो हालात बदलने चाहिए। कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब तो हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। क्योंकि आप एक हिमालय हैं और आप ही कोई गंगा निकाल सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। बाकी कहते हैं कि एजुकेशन ने बदलाव किया है, लेकिन कुछ बदलाव नहीं किया जा सकता जब तक वेद के अनुयायियों के द्वारा बदलाव नहीं होगा। अब यहाँ अध्यक्ष के भाषण के लिए मैं बुलाऊं, उनसे पहले कुछ राशि है। हाँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सम्मान के लिए।